ठीक है शैलेंद्र जी, आता हूं जरा मैं आता हूं, भगत सिंह जी को भी साथ में शामिल कर लेते हैं अपनी इस डिबेट में, फिर जरा मैं धर्मेंद्र जी के पास आऊंगा। ठीक है शैलेंद्र जी। जातिवादी दरवादी तोंगर साहब, अखिलेश यादव जी सेल्फ गोल कर गए या बढ़त ले गए? कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। देखिए साजिद भाई, अखिलेश यादव जी एक ऐसी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं जो अपने आप में बड़ी वैल्यू है, लेकिन जिसका मुखिया और जिसका नेता ही ऐसे शब्द यूज करें जो संवैधानिक संस्थाओं को कफन की बात करते हैं। मैं ये उनसे ये पूछना चाहता हूं कि अगर संवैधानिक संस्थाओं को कफन दे रहे हैं तो फिर संविधान को क्या? आप संविधान को भी कफन दे रहे हैं। जिस संविधान की कसम खाते हैं, जिस बुक को, संविधान की बुक को वो आगे लेकर चलते हैं, उसी को ही कफन पहनाने चल दिए। अरे आप बात करने का तरीका सही होना चाहिए, आप बात को दूसरे तरीके से रख सकते थे, लेकिन संवैधानिक संस्थाओं को कफन पहना रहे हो। क्या गई आपकी भाषा? कहां गई आपकी जो एक रिप्रेजेंटेशन के एक अच्छे लीडर की खूबियां? आप देखते हैं जब आप जीतते हैं, जब चुनाव आयोग पर कोई क्वेश्चन नहीं होता है, आप साइलेंट मूड पर बैठ जाते हैं, और जब कहीं ना कहीं हार का ठीकरा सामने आता है तो उनको जो ना आप क्वेश्चन मार्क लगाना शुरू कर देते हैं। संवैधानिक संस्थाओं पर आप क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ये कौन सा तरीका है? मैं पूछना चाहता हूं कि जो समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी से, कि वो किस किस संस्थाओं को, किस किस संवैधानिक संस्थाओं को कफन देंगे? ये कोई तरीका नहीं है। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप अपने विचारों को, अपने शब्दों को सही तरीके से गठजोड़ करके उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। आप पहले तो किसी दूसरी पार्टी को कॉट करते हो, फिर संवैधानिक संस्थाओं की कसम खाते हो, फिर संवैधानिक संस्थाओं को कफन देने की बात करते हो। तो ये भद्दी भाषा है। अभी आप देखिए 17 में जो इनका हाल हुआ, कहीं ना कहीं इनसे पूछें कि उस पर क्या इनका मंथन हुआ। फिर 22 में जो हार हुई, समाजवादी पार्टी के नेताओं से पूछा जाए कि क्यों हुआ। हो सकता है कि 2027 फिर से दोहराया जाए। तो कहीं ना कहीं ये देखना चाहिए, इस तरीके से बड़बोलेपन से बात रखना या किसी तरीके से परेशानी दिखाना, तो ये जो झुंझलाहट है ना, वो सामने साफ नजर आ रही है। आप अपनी पार्टी को सही तरीके से रिप्रेजेंट कीजिए। ये मत देखिए कि बीजेपी ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया, क्योंकि आप बहुत बड़े दल के नेता हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात सबको चुभती है। आप कसम तो खाते हो संविधान की, लेकिन काम संवैधानिक संस्थाओं को कफन पहनाने की बात करते हो। तो मुझे ये सारा अटपटा लगा, और ये ऐसा खेल बन गया है जिस वजह से राजनीति स्तर बहुत ज्यादा डाउन होता जा रहा है। धर्मेंद्र जी, दोनों तीनों मेहमानों को सुना होगा, अपर्णा जी के जो आरोप थे वो भी थे। एक सवाल यही है कि क्या ऐसा तो नहीं होगा कि जोश जोश में थोड़ा ज्यादा हो गया वो मामला, या नाराजगी इतनी ज्यादा थी कि वो कम से कम उससे कम कुछ विरोध जता ही नहीं पाए? हालांकि लोकतंत्र के लिए, किसी संस्था के लिए इस तरह का कफन वाला मामला थोड़ा सा तो आघात वाला है। नहीं साजिद साहब, सबकी अपनी सोच है। देखिए, ये एक दिन की बात नहीं है। करीब आपने रिपोर्टिंग की है, आपने चैनलों चलाया है, 150 से अधिक वीडियोज पिछले जो 9 उपचुनाव हुए थे उत्तर प्रदेश के, उसके आपने देखा किस तरह से लोकतंत्र में मतदाताओं को रोका गया। मैं भगत सिंह तोंगर साहब को बड़े सम्मान से बताना चाहता हूं, वो वीडियोज देख लेंगे और सामान्य आदमी की तरह अगर आप सोचेंगे तो आप देखेंगे किस तरह से लोकतंत्र का चीरहरण हुआ। अगर यही करना था, मतदाताओं को वोट नहीं डालने देना है, अपने से आपको जीत करनी है, तो निर्वाचन कराने की, नौटंकी करने की क्या जरूरत है? आप सरकार से पूछ लें, और उपचुनाव है, ये सरकार बदलनी नहीं, आप मनोनीत कर दें। लेकिन अगर निर्वाचन प्रक्रिया हो रही है तो निर्वाचन आयोग इसलिए होता है कि निर्वाचन को फ्री फेयर इलेक्शन करा सके, और उसमें उस समय न कोई सत्ता होती, न कोई विपक्ष होता। जो लोग चुनाव लड़ रहे होते हैं उनकी शिकायतों का संज्ञान लिया जाता है, उस पर कार्रवाई होती है। अगर गलत शिकायत होती तो भी उसको क्लैरिफाई निर्वाचन आयोग करता। ये पहली बार ऐसा ट्रेंड हुआ साजिद साहब कि अगर निर्वाचन आयोग पे उंगली उठती, शिकायत जाती है, तो उसकी सफाई देने, उसकी तरफ से लड़ने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आते हैं। निर्वाचन आयोग नहीं आता, आप इसको नोट करिए, निर्वाचन आयोग के प्रवक्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी के साथी आते हैं। दूसरी बात, भाई उस चुनाव में हो चाहे मिल्कीपुर उपचुनाव में हो, मिल्कीपुर उपचुनाव में 2-2, 3-3 प्रोजाइडिंग ऑफिसर के वो स्टिंग हुए, आपने भी सुना होगा। इसको हमने दिया निर्वाचन आयोग को, क्या कार्रवाई हुई? हम भगत जी कहेंगे कि निर्वाचन आयोग से भी पूछिए कि आप एक संवैधानिक संस्था है। मैंने पहले ही अपनी बात शुरू करने के कहा कि न्याय के साथ साथ ये जरूरी है न्याय मिले, न्याय मिलते हुए दिखना चाहिए। आखिर अगर प्रिजाइडिंग अफसर कह रहा है मुझे जो निर्देश था मैंने 90% पूरा कर दिया, तो इसका क्या मतलब है? सुन लीजिए, उसके बाद में फिर आता हूं भारतीय जनता पार्टी। ये सुना है, वायरल हुआ था कल, अखिलेश जी ने भी शेयर किया था जी।
आप बोलिए, आप आप ये बोलिए। बताइए, इसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? इस तरह के 2-2 3-3 ऑडियो मैसेजेस हैं लोगों के, आपने देखा हुआ लोगों के वोट डाल के आते हुए बूथ के अंदर किस तरह से मैसेजेस हैं, किस तरह से जिस पर्ची पर भारतीय जनता पार्टी का सिंबल बना हुआ था उस पर चाहे जा बिना चेक किए वोट डाला जा रहा था, बाकी लोगों को बाहर कर दिया जा रहा था। करीब 100 बूथों पर या तो हमारे एजेंट बनने नहीं दिए गए और या बने तो उनको बाहर कर दिया गया। जिस तरह से एक ऑडियो वायरल हुआ कि इंस्पेक्टर ने उसका नवाजा कितने शानदार अलंकारों से, वो भी आपने देखा, उसकी आज हमारे पीसी हमने कार्यालय पे की, शायद वो भी आपने देखा होगा, आपके रिपोर्टर ने कवर कर लिया होगा। तो आप बताइए क्या कहूं, निर्वाचन आयोग कहूं, निर्वाचन आयोग ने शेर का काम किया, उसको मैं अगरबत्ती सुलगाऊं? ये उम्मीद करते हैं हमसे? अगर एक संस्था है, संस्था इसलिए कि आपको संविधान ने पावर दिया है कि जनता के लिए न्याय करिए, जो आपके यहाँ फरियादी हो उसको न्याय दिलाने का प्रयास करिए, करते हुए दिखिए। ये नहीं कि आंख मूंद करके धृतराष्ट्र बन जाइए, लाश बन जाइए। जो लाश बन जाएंगे तो हम एक आम जनता के नाते आपको कफन उड़ाने का काम, देने का काम, आपको सिंबॉलिक रूप से आपकी आलोचना करने का काम करेंगे। जिससे नाराज होते हैं, क्या सड़क पर पुतला नहीं जलाते हैं? पुतला जलाने का मतलब उसकी हत्या थोड़े करते हैं। पुतला जलाने का मतलब कि आपके कर्मों से जनता नाराज है, उद्वेलित है, आपकी विचारधारा से नाराज है, इसलिए उसको जला रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के साथी बड़ी लंबी लंबी बातें कर रही थी। महिला सुरक्षा पर ज्ञान इनका सुन करके यही लगा कि जो है ईदी अमीनी और ओसामा बिन लादेन शांति की बात कर रहे हैं। अरे वाराणसी के अंदर बीएचयू की बच्ची के साथ अपराध अत्याचार करने वालों को माला पहनाते रहे 3 महीने तक, उस पर तब तो सर भारतीय जनता पार्टी की नहीं आई। शाहजहांपुर में मुख्यमंत्री जी के गुरुजी ने शिष्या के साथ अपने विद्यालय में पढ़ने वाली कितना कैसा कुकर्म किया और मुकदमा दर्ज हुआ, उसका क्या हुआ आज तक न वो जेल गए और गोल गोल घुमा के उनका मुकदमा वापस लेने का काम किया साजिद साहब। इससे ज्यादा लोकतंत्र में शर्मसार करने वाली बात नहीं हो सकती है। ये हमको महिला सुरक्षा पर ज्ञान दे रहे हैं, नैरेटिव सेट करने का। घड़ियाली आंसू, किसी की बच्ची की हत्या हो गई और उनको भाव विभोर होकर के उन्होंने अपना व्यक्त कर दिया, तो ये घड़ियाली आंसू तो वो कहते हैं जब लाशों को जेसीबी से दगवाने के बाद आकर के भावुक हो रहे थे। ये वो घड़ियाली आंसू नहीं हुए कि जिस तरह से रोने लगे थे। घड़ियाली पूछ लेते हैं अपर्णा जी से ही पूछ लेते हैं। जी जी जी, हाँ नहीं पूछ लीजिएगा। ठीक है। बड़ा अच्छा लगा आपका ये ज्ञानवर्धन देखकर महोदय। आपकी सारी बातें मुझे, आपकी सारी बातें स्वागत। जल्दी से मेरी बात सुन लीजिए, मेरा समय है। अगर सुन ले जी, आ रहा हूँ अपर्णा जी। जी जी बोलिए बोलिए धर्म जी, बोलिए दूसरी बात भी। जी जी, दूसरी बात मैं क्या कह रहा था कि भाई आपको निर्वाचन आयोग के सवाल, हमारे साथी शैलेंद्र जी हमसे इतिहास पूछने लगे। 10 साल से केंद्र में मोदी जी की सरकार है, 2 बार से योगी आदित्यनाथ जी है, न किसानों की आय दोगुनी हुई, न नौजवानों को नौकरियां मिली, न महंगाई कम हुई, न सिलेंडर के दाम कम हुए, न मां गंगा साफ हुई। एनजीटी कहता है कलेक्टर वाराणसी तलब करके गंगा पानी पी के दिखाओ, नहीं तो लिखो वहां बोर्ड लगाओ। पेनाल्टी इंपोज करता है यूपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पर। आपका सवाल उनसे नहीं उठ रहा है। कितने सामंतवादी लोग आप लोग हैं। एक बार ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है धर्मेंद्र सर, ठीक है। अपर्णा जी आपने सुन लिया होगा, वो कह रहे हैं कि भाई अगर अवधेश जी रोएं तो वो आंसू, वो घड़ियाले आंसू आपको लगते हैं, योगी जी भावुक हो जाएं, या मैं अपनी तरफ से जोड़ दे रहा हूं कि संजय निषाद भी पिछली बार जब घटना हुई थी वो भी मीडिया के माइक पर रोए थे। तो ऐसा भी मत करिए कि उनके आंसू आंसू और इनके आंसू घड़ियाले आंसू। बिल्कुल नहीं, मैं एक एक करके सारे प्रश्नों के जवाब देना मैं उचित समझूंगी। पहला प्रश्न आपने किया कि किस तरीके से बनारस की घटना जो हुई कि हमने उन्हें माला पहनाई, इतना बड़ा झूठ, इससे बड़ा झूठ मैंने कभी नहीं सुना। दूसरा आपने बोला शाहजहांपुर में स्वामी चिन्मयानंद जी को लेकर, तो मैं आपको बता दूं महोदय, आप अपडेट हो जाइए, उस मुकदमे में वो बरी हो चुके हैं। उस लड़की ने अपने बयान वापस लिए थे। मुकदमा सरकार ने मैं आपको बता दूं अयोध्या में, धर्मेंद्र जी मैं डायरेक्ट उनकी नहीं, मुकदमा सरकार ने वापस लिया है, इसलिए बता रही हूँ मीडिया में थी, तब से पूरा सॉल्व किया। नहीं बिल्कुल नहीं, उस लड़की ने अभी आपको दिखा दूंगा। लड़की के बकायदा बयान हुए उस लड़की के। आप अपडेट होइए थोड़ा सा। सच इसमें क्या झूठ थोड़े ना बोलूंगी यहाँ बैठ के। मैं कह रहा हूँ बयान हुए और आप चाहो तो दिखा दीजिएगा, क्रॉस चेक कर लेना, गूगल कर लो, आप गूगल कर लो। अब कहीं दूर की बात नहीं है, मैं झूठ से तथ्य पेश नहीं करती, ना मेरी आदत है। और दूसरे साजिद जी, इन्होंने मुझसे कहा कि किस तरीके से वो अवधेश प्रसाद जी, मैं बताऊं क्यों मुझे लगा, जब आपके ही समाजवादी के कार्यकर्ता ने अगर उसके साथ जो इनके साथ रहता था, इनके टच में था, बाकायदा उनका नोन था, तो उनको पार्टी से निकालने का काम नहीं किया, उसके समर्थन में ही खड़े हुए नजर आए। तो ये घड़ियाली आंसू तो हो गई ना एक तरीके के। जब दूसरी बेटी का बलात्कार हो गया, उस पर आप राजनीति कर रहे हो और इस पर प्रश्न चिन्ह क्यों नहीं उठेंगे? दूसरा मुझे एक बात बताइए महोदय, आपकी सारी बातें सर्वविदित है, मैंने सब स्वीकार कर लिया,
मैं तो बस इतना कहूंगी साजिद भाई कि गायत्री प्रजापति की जो बात चल रही है, जब कोर्ट कहा था कि मुकदमा दर्ज करो, तो डीजीपी ने ये कहा था। ये कहते तो बहुत रहते हैं कि प्रशासन भारतीय जनता पार्टी के अकॉर्डिंग चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी उसका गलत इस्तेमाल कर रही है। तो मैं आपको बता दूं, आपके ही सरकार में मुझे वो पूरी तरीके से याद है कि गायत्री प्रजापति किस तरीके से मंच पर बैठे हुए थे माननीय अखिलेश यादव जी के साथ, और डीजीपी ने हाई कोर्ट को कह दिया कि वो तो हमें मिल ही नहीं रहे हैं साहब, हम एफआईआर कैसे करें। तो ये थी आपकी पुलिस प्रशासनिक प्रणाली कि आप किस तरीके से पुलिस वालों से काम कराते थे। आज अगर वो अपने मन से कुछ अच्छा काम कर रहे हैं और वो प्रशासनिक दृष्टिकोण से कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप उन्हें डेमोलाइज कर रहे हो। आपने तो धज्जियां उड़ा के रखी थी अपने शासन काल में, और आप हमसे कह रहे हैं। जरा मुझे एक बात बताइए, मौका तो आपको मिला, अब आप परिवारवाद पर, चलो आपसे पूछ लेते हैं, क्या पिछली बार की जो सरकार थी समाजवादी पार्टी की, आप बताइए कितनी मिनिस्ट्री आपके ही घर में थी? पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्री शिवपाल आपके चाचा के पास थी, अगर मैं कितने सारे लोग, सभी मंत्री आप, एक कोई सीमा होनी चाहिए। अब आप कह देंगे नहीं परिवार तो भारतीय जनता पार्टी में होता है, क्यों? हमें उदाहरण दे देंगे एक दो लोगों का, तो मैं बता दूं, परिवारवाद श्रृंखलात्मक से जो चला आ रहा है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। ये जो एक ही परिवार का मुख्यमंत्री बनेगा, दूसरे परिवार का कोई तो मुख्यमंत्री बन नहीं पाएगा, क्या कोई और ओबीसी चेहरा निकल के सामने आ जाएगा? चलिए दूसरा, आप अखिलेश यादव, आदरणीय अखिलेश यादव, वो आदरणीय है मेरे लिए, मैं उन्हें बहुत मानती हूँ कि पूर्व मुख्यमंत्री थे, एक जिम्मेदार नागरिक है उत्तर प्रदेश के। शोभा देता है क्या जिस संविधान को बचाने की वो बात कर रहे थे कुछ दिनों पहले, 6 महीने में, और यही निर्वाचन आयोग था महोदय जो 6 महीने बदलकर क्या वो मरा हुआ साबित कर दिया आपने। तो ये दोनों बातें एक आपस में टकरा क्यों रही हैं? इसका मतलब शुद्ध रूप से यही समझ में आ रहा है कि दिल्ली में ये जो आप एग्जिट पोल देख रहे हैं उसकी भी खींच हो सकती है, और मिल्कीपुर में हार रहे हैं आप, आपको ये पहले से भान हो चुका है। इसलिए बौखला कर आपने गुस्से में बयान दिया है, ये इसमें कोई दोहराई नहीं, क्योंकि सत्ता विपक्ष में रहने का आपको कभी आनंद मिला ही नहीं। इस बार आपको दिया है जनता ने विपक्ष में रहने का आनंद, इसलिए आप तिलमिला रहे हैं, जो आपके इस बयान में साबित देखने को मिल रहा है। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।